हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की प्रोसीजर है वो किस तरीके से दी हुई है, उसमें किस तरीके की मेजॉरिटी लगती है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और वेरियस प्रोविजंस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही डिटेल में आज के लेक्चर्स को समझेंगे। मैंने कई सारे फ्लो चार्ट इस्तेमाल किए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, कि ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर को समझना है। तो लेक्चर को मैं डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, और आप चैनल की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे जो इस चैनल को ग्रो करने पर हेल्प मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। सो थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें, इससे पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं कि क्यों प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो फ्रेमर्स रहे हैं, उनके ही वर्ड्स पे से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले। आप इसे इंट्रोडक्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, रिजिड नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो चेंजिंग नीड्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ है उसको ये अडॉप्ट कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बेसिकली किस लिए प्रैक्टिस किया जाता है कि जो चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री है, नेशन है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में अकोमोडेट कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स सिस्टम पे रिफॉर्म करना था। हमारे एक टैक्स सिस्टम चला आ रहा था सिंस इंडिपेंडेंस, बट हमें लगा कि अभी ये सही टाइम है टैक्स रिफॉर्म करने के लिए। अभी हमें क्या लाना चाहिए, जीएसटी लाना चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और उसमें हमने जीएसटी का कंसेप्ट लाया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न चेंज करने पड़ेंगे जीएसटी में। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो जीएसटी है, ये जो जीएसटी है इस टैक्स सिस्टम को इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताइएगा कि कौन सा नंबर था। ओके, तो हाँ, तो अब नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इनका मानना था कि कोई भी पॉपुलर डिमांड है, राइट, जो लोगों की डिमांड है कि हाँ हम ये होने चाहिए, उसको इंक्लूड कर पाना अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या करता है, हमें कैपेबल बनाता है फॉर द रियलाइजेशन कि हाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेलेवेंट है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर दो स्कॉलर्स के यहाँ पर या दो पॉलिटिकल लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को आप इंक्लूड करते हो यहाँ पर। ओके, What is the procedure for amending the Indian Constitution? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हमें ये समझना है कि भाई प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मेंशन कहाँ पर है। तो आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 बात करता है या जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 368 एंड पार्ट 20। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये आर्टिकल 368 में कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। अमेंडमेंट में मतलब या तो कोई नया प्रोविजन उसमें ऐड करे, या तो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करे, या रिपील करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट्स था उसको रिपील कर दिया गया। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। और इस पर्पस के लिए जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं बट उसके अकॉर्डिंग किया जाए। और आप देखेंगे कि 1973 में केशवानंद भारती केस से एक जुडिशियल इनोवेशन आता है इन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पर ये बात की गई कि जो पार्लियामेंट है भाई ये अमेंड तो कर सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, बट ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना चेंज करे।
सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दो की जो पार्लियामेंट है उसके पास अमेंड करने की पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ी ना ऑल्टर कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशरी के द्वारा ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट कम्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम वेरियस केसेस के द्वारा उन्होंने कुछ एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें ये चीज़ बोला है कि हाँ ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ना। अब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर दें फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ही कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हो जाएगा। तो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन ये इसके ऊपर लिमिटेशन आ जाती है कि भाई वहीं तक आप चेंज कर सकते हो जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर ना खतरे में आ जाए, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो ना चेंज हो जाएं। तो आई होप यू गॉट ना कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर तो है चेंज करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी प्रोविजन को चेंज कर दे। गेटिंग इट? तो ये दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करने के लिए। तो अब इसका जो प्रोसीजर होता है कि कैसे ये अमेंडमेंट एक्ट को पास किया जाता है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है रिगार्डिंग टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। देन पासिंग ऑफ द बिल विद द सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी। अभी हम ये मेजोरिटी वाला कंसेप्ट समझेंगे, यहाँ पर बस मैं स्टेप आपको बता रही हूँ। पहले आपका बिल लाया गया, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, फिर वो दोनों हाउसेस से मेजोरिटी के साथ में बिल पास हो। डिपेंड करेगा कि बिल का नेचर क्या है, राइट। सिंपल मेजोरिटी अगर रिक्वायर्ड है तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये किस आधार पर लगता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब दोनों हाउसेज इसे पास कर देते हैं सेपरेटली, तो ये जाता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए, और जब एक बार प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। बिल हमारा अब एक्ट बन गया। अब इस एक्ट को जुडिशियल रिव्यू होगा, किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा, कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं, कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को तो इसने नहीं चेंज किया है। तो इस चीज का यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होगा जुडिशरी के द्वारा। ओके, तो अब आप देखिएगा कि कई बार होता है कि ठीक है, बिल को अगर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पाया गया तो ठीक है, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज भी नहीं किया, जैसे मान लीजिए जीएसटी। ओके, तो ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। लेकिन कुछ एक्ट हैं जिसमें ये पाया गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिक डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और जब इसे जुडिशियल रिव्यू किया गया जुडिशरी के द्वारा तो इसे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया। किस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया था? कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। कैसे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? दैट कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द पावर, जहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई है, और हमारी जुडिशरी का सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से एंड लेजिस्लेचर से। सेपरेशन ऑफ पावर में यही होता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस थे जहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट होना था, और जजेस के अपॉइंटमेंट में जैसे एग्जीक्यूटिव भी शामिल थे उस प्रोसीजर में। तो इस तरीके से इसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ पाया गया, और एनजेएसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया जुडिशरी के द्वारा, और जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस में ये नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ से ये एक्ट ही खत्म हो गया। गेटिंग इट? तो ये पूरा स्टेप है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप आंसर लिख रहे हो इस टॉपिक पर, तो इस तरीके के फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप जरूर ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो यही प्रोसेस को यहाँ पर मैंने वर्ड्स पे एक्सप्लेन किया है, और अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि बेटर क्लैरिटी कहाँ पर आ रही है। ये सेम स्लाइड में, इस स्लाइड में सेम चीज़ है,
इस स्लाइड में भी सेम चीज है, लेकिन आपको खुद आइडिया लग रहा होगा कि इस स्लाइड में बेटर क्लैरिटी है, जहां पर स्टेप कि भाई हाँ, फर्स्ट स्टेप पे बिल लाया गया, सेकेंड स्टेप पे बिल को पास कराया जाता है, थर्ड स्टेप पे आपने देखा कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिक्वायर होता है, फोर्थ स्टेप पे आपने देखा कि जुडिशियल रिव्यू की रिक्वायरमेंट है। और वही सेम चीज को यहाँ पर इस तरीके से रिटन फॉर्म में दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। सो बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, और इस बिल को चाहे गवर्नमेंट बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए या प्राइवेट बिल के रूप में। सो गवर्नमेंट बिल जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, राइट, वेरियस मिनिस्टर्स जो होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स जो मिनिस्टर्स के अलावा जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए वो होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। हाँ, तो अब ये आपको अगर स्टेप्स प्रोसीजर समझ में आ गया हो, तो हम अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, राइट। सो आर्टिकल 368 के तहत 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं। आर्टिकल 368, ओके। पहला क्या है, एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। सेकंड, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अलोंग विद द रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पास होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ टाइप्स में। सो टाइप्स में बेसिकली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, और कुछ पास होते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये 3 टाइप्स हैं। तो इसमें से ये 2 टाइप आपके आते हैं अंडर आर्टिकल 368 के तहत, और जो आपका ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किए जाते हैं ये आउटसाइड ऑफ द आर्टिकल 368 होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये मेजोरिटी थोड़ी सी मे भी कंफ्यूजन कर रही हो तो मैं, तो कि सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, थोड़ा सा मे भी आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। इसके बाद हम तीनों को अलग अलग डिटेल में समझेंगे। देखो, मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जो, मान लीजिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा में फॉर एग्जांपल बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वहां से ये सिंपल मेजोरिटी से अगर फॉर एग्जांपल पास हो रहा है, तो सिंपल मेजोरिटी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, 50% से ज्यादा उस पर वोटिंग आनी चाहिए, और ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है, P&V मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 50% से ज्यादा हो, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। ऑब्सोल्यूट मेजोरिटी भी 50% प्लस 1 होता है, कि मतलब हाँ, आधे से ज्यादा लोग उसको हाँ कह रहे हो, लेकिन ये 50% किसका काउंट किया जाता है, टोटल मेंबरशिप का, कि लोकसभा की जो मेंबरशिप है टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1। जबकि सिंपल मेजोरिटी में हम क्या कर रहे हैं, ये 50% किसका कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, कि हाँ कितने मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट है और उनके आधार पर 50% हाँ कहना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पर टफ कौन हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट वाला ज्यादा टफ है, क्योंकि भाई टोटल मेंबरशिप का 50% इंश्योर करना है ना। देन आपका एक आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का में भी हम 50% प्लस 1 की बात करते हैं, मतलब आधे से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो 50% काउंट किया जाता है वो किसका, टोटल सीट्स आफ्टर रिमूविंग द वेकेंट सीट। टोटल मेंबर्स कितने हैं और उसके बाद उसमें आप माइनस कर दो कि वेकेंट सीट कितनी है, मतलब जो रिक्त स्थान है, खाली सीट्स हैं, उनको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। देन तो यहाँ पर सबसे टफ कौन हो गई, ऑब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ पे टोटल मेंबरशिप को कर रहे हैं। देन इफेक्टिव मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ पर रिक्तियां हटाकर टोटल मेंबरशिप कर रहे हैं। फिर आता है सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग वालों का कर रहे हैं, कि भाई उस दिन मेंबर कितने मेंबर प्रेजेंट है हाउस में और उसका 50%। गेटिंग इट। तो ये समझ में आए। अब आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी आपका 2/3 मेजोरिटी होती है। ये भी कई तरीके की होती है, राइट, का प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 या टोटल मेंबरशिप का 2/3। तो इस तरीके से आप, ये आपकी मेजोरिटी का कंसेप्ट हो गया। अब आप इस पे कंफ्यूज नहीं करना।
तो अब हम ये जो टाइप्स डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने का, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि सिंपल मेजोरिटी क्या है। 50% आपके मेंबर्स प्लस वन, एक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं तो यहाँ पर आपके क्या होना चाहिए, 50 आपके 51 आपके हाँ, 50 प्लस 1 एक 51 हाँ कहना चाहिए। और ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का था। ओके और आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज द आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 368। कैसे? यहाँ पर हमने देखा ना कि सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट, ये 368 के तहत अमेंडमेंट होते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक तरीके से बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन इसे आपको समझने की जरूरत है। ओके सो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें किस तरीके के प्रोविजन आते हैं, किस तरीके के चेंजेस हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा करते हैं अमेंडमेंट, जैसे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज हो गया, बाउंड्रीज हो गया, या नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया था, या उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड को अलग किया था, या जो नाम चेंज करते हैं, ये सारी चीजें ये सिंपल मेजोरिटी से हो गए। देन अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। तो आपको पता है कि जो स्टेट्स हैं वो वहां पर जो लेजिस्लेचर होती है ना, कहीं पर सिंगल हाउसेज है, कहीं पर बाई कैमरल है, कहीं पर यूनी कैमरल है, कहीं पर बाई कैमरल है। जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जबकि कुछ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी ही होती है। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको सेटअप करना, इसका क्रिएशन या अबोलिशन भी हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कर सकते हैं। देन यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, देन सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सारे सिंपल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताया था, सॉरी 2/3 मेजोरिटी। ओके ये किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 368 में। कुछ प्रोविजंस जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पे कुछ चेंज करना है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ चेंज करना है, ये सब किस में आते हैं? आप किसके द्वारा चेंज किए जाते हैं? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। ओके ऑल प्रोविजंस दैट डू नॉट रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय द स्टेट, एंड ये वाले प्रोविजंस हैं जिनका रैटिफिकेशन नहीं चाहिए स्टेट्स के द्वारा, कि स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो भी इनको रैटिफाई करें। रैटिफिकेशन का मतलब है अप्रूव करें बेसिकली। ओके तो ये आपके इसमें आ जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी में। थर्ड कैटेगरी हमारी जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों का कंसेंट भी चाहिए, अप्रूवल भी चाहिए। ओके तो ये क्या आते हैं? जैसे कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो भी तो शामिल होती हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट जरूरी होता है, तभी हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट एक प्रोविजन कि अगर हमें आर्टिकल 368 में खुद चेंज करने हैं, कि जो आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको चेंज करना है तो इसको भी हम इसी कैटेगरी के पर ही हम इसे चेंज करेंगे। गॉट इट? तो आई होप कि आपको ये प्रोविजन समझ में आ गए कि ये क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। इस तरीके के फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ करना, मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप आंसर लिख रहे हैं इस पे। देन व्हाट आर दी रेस्ट्रिक्शंस टू पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर्स, मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट के पास जो आर्टिकल 360 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को
कुछ भी चेंज करने की पावर है, ऐसा नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस के लिए आप एक लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती केस 1973 पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया या ये जजमेंट दिया कि जो पार्लियामेंट है इसके पास पावर तो है चेंज करने की कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन हम इसे ध्यान रखना होगा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है कुछ फंडामेंटल्स प्रोविजंस हैं जो आइडेंटिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हम उन्हें ऑल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ऑल्टर कर दिया जाएगा सो नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर दें प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ओके तो इसलिए कोशिश की, ये जो जुडिशरी है उसने बेसिक स्ट्रक्चर को इनोवेट किया ताकि जो पार्लियामेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट आती है ना, वो उसकी मनमर्जी ना चले, कि उसका मनमर्जी है, हमने सेकुलरिज्म हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, हमने फंडामेंटल राइट्स हटा दिए। तो ऐसे तो पार्लियामेंट को मान लीजिए अगर ऑब्सोल्यूट पावर होती अमेंड करने की तो वो तो कुछ भी करती। मान लीजिए कोई रूलिंग गवर्नमेंट आई, उसका मन कि हम फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, हटा दिया। कोई गवर्नमेंट है उसने कहा हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट नहीं देना है, हटा दिया। तो ये तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ही नहीं। जो गवर्नमेंट आएगी अपनी मनमर्जी चलाएगी, तो कुछ लिमिटेशंस सेट करनी पड़ेंगी ना, कि नहीं भाई आपकी लिमिट यहीं तक है, आप इतना ही चेंज कर सकते हैं जिससे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स या प्रेजेंट नीड्स को हम एकोमोडेट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है कोई क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने प्रोविजंस में जजमेंट के द्वारा जुडिशरी ने हाईलाइट किया है कि भाई हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है, जैसे सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। हमने NJAC एक्ट को डिस्कस किया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो ये इसी बेसिक स्ट्रक्चर प्रोविजन को वॉलेट कर रहा था, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। ओके तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के या अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट्स के बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आपको यहाँ पर समझना है, वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल्स होते हैं इसमें जॉइंट सेशन नहीं होता है, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। जॉइंट सिटिंग क्या है? आर्टिकल 108 ये प्रोविज़न देता है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, मान लीजिए इसने एक बिल ए पास किया और इसने पास करके यहाँ पर भेजा बिल ए को, तो राज्यसभा इससे एग्री नहीं कर रहा है बिल से कि भाई हम इस बिल ए से एग्री नहीं कर रहे, हम इसे पास नहीं करेंगे, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, राइट, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? जॉइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों हाउसेस का। लेकिन ये आर्टिकल 108 प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, लेकिन जब अगर इन केस ये बिल ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का बिल है, तो इसमें जॉइंट सेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर दोनों के बीच में डेडलॉक है तो फिर वो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो वो दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए, कोई जॉइंट सेशन नहीं होगा। डेडलॉक, अगर डेडलॉक हो रहा है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रद्द हो जाएगा, बट जॉइंट सेशन को ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। गेटिंग इट? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जानने के लिए एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या अमेंडमेंट प्रोसीजर इज कंसर्न। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वाई देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द अमेंडमेंट, क्यों ज़रूरत होती है अमेंडमेंट प्रोविजंस की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम के साथ साथ ज़रूरतें भी चेंज होती हैं। ओके टाइम के साथ साथ सिचुएशन जब चेंज होती है तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पीपल चेंज होती है,
राइट और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे कुछ प्रोविज़न्स की जिससे कि जो जो ये नीड्स आई हैं, नए तरीके की नीड्स, हम उसको अकोमोडेट कर पाएँ उसमें, और इस तरीके से जो फ्यूचर डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो हर्डल्स हैं इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, उसको हम टैकल कर सके। हम एग्जाम्पल ले रहे थे जीएसटी का, राइट, कि जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक 21st सेंचुरी में हम इंडिया को लगा कि भाई हमें अपने टैक्स रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि हम जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को डेवलप कर सकें, राइट। अब इंडिया को ये ज़रूरत है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और हमने जीएसटी के प्रोविज़न को इंक्लूड किया। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो अब जो जीएसटी है ये प्रेजेंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ऐसा टैक्स सिस्टम को लाना। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप कंक्लूज़न करें यहाँ पर, हाँ, कुछ और आप यहाँ पर दे सकते हो कंक्लूज़न में कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जैसे कि 1/5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जो बात करता है कि जो स्टेट्स हैं उनको पावर दी गई या एम्पावर किया गया टू मेंटेन द स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी, किसके द्वारा? 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसी तरीके से जो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2016 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, आप और भी इसमें कर सकते हो, 104 वाला कर सकते हो, 103 कर सकते हो, 102 कर सकते हो, ये सारे अमेंडमेंट्स को मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं और जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है उसको कन्वीनियंट एंड ईजी बनाते हैं किसी नेशन स्टेट के लिए। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कंक्लूजन को करंट अफेयर से ज़रूर ऐड करो, यहाँ पर मैंने कोशिश की है इसे ऐड करने की, एंड आई होप कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पर कि मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये किस कंट्री से बोरो किया है। हमने फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स को हमने डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए हैं, अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है ये हमने किस कंट्री से लिया है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपको ईजी तरीके से समझा पाऊँ, एंड आई होप कि मैं सक्सेसफुल रही होंगी इस चीज़ में। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट एंड लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और आपका जो शेयरिंग है एंड कंट्रीब्यूशन है वो इस चैनल को ग्रो करने पर हेल्प करेगा गाइज। और इस तरीके से जो मेरा हार्ड वर्क है एंड एफर्ट्स है आप पे बैक कर सकते हैं मुझे। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।